हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीप फाउंडेशन एंड इट्स टाइप, गहरी नींव तथा इनके प्रकार। तो हम शैलो फाउंडेशन और उसके टाइप्स जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं, तो ये उसी के आगे का पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि डीप फाउंडेशन या गहरी नींव क्या होती है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वह नींव आती है जिनकी गहराई उनकी चौड़ाई से अधिक होती है। भारी संरचना एवं कमज़ोर मिट्टियों के लिए शैलो फाउंडेशन अपर्याप्त रहती है, इसीलिए वहाँ पर गहरी नींव बनाना आवश्यक होता है। इनमें भार वहन क्षमता अधिक होती है, लेकिन इनका निर्माण अपेक्षाकृत कठिन तथा खर्चीला होता है। तो यह जो नींव है, सबसे पहली बात कि इनकी जो गहराई है वह इनकी चौड़ाई से अधिक होती है। दूसरी बात कि यह भारी संरचना और कमज़ोर मिट्टियों के लिए उपयोग में आती है। तीसरी चीज़ कि इनका जो निर्माण है वो अपेक्षाकृत काफ़ी कठिन और खर्चीला भी होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी गहरी नींव। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो दो टाइप हैं इसके, पाइल फाउंडेशन और केशन फाउंडेशन। सबसे पहले देखते हैं कि पाइल फाउंडेशन क्या होता है। तो स्तंभों की या पिलर्स की एक श्रृंखला के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता है। तो जो पाइल है वह एक लंबा सिलेंडर या कॉलम के समान एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो मजबूत सामग्री से बना होता है, जैसे कि स्टील हो गया, जैसे कि कंक्रीट हो गया, है ना। इन सब चीज़ों से बना होता है और इसको ज़मीन पर गाड़ दिया जाता है ताकि उसके ऊपर बनी संरचना के लिए एक स्थिर सतह मिल सके। क्या होता है कभी कभी कि जब आपके जो बिल्डिंग के नीचे की जो मिट्टी है वो कमज़ोर होती है ना, और वो बिल्डिंग का भार खुद नहीं सहन कर सकती, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस भार को काफ़ी गहराई तक ले जाया जाता है जहाँ पे वह है जो भार है उसे स्थानांतरित किया जा सके, काफ़ी गहराई पे ले जाके। तो इसे गहराई के ले जाने के लिए आप लंबे आकार के पिलर्स या सिलेंडर आकार के पाइल का उपयोग करते हो, है ना। तो इन्हीं को पाइल कहते हैं। यह उच्च भार वहन क्षमता वाली संरचनाओं से भारों को हार्ड स्ट्रेटा, जहाँ हार्ड स्ट्रेटा का मतलब होता है कि एक सख्त जगह, है ना। नीचे आप ज़मीन जो आपकी बिल्डिंग के नीचे जो मिट्टी है वो हो सकता है कमज़ोर हो, धंसने वाली हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नीचे चट्टानें होंगी, पथरीली ज़मीन आएगी, है ना। तो उन्हीं को आप हार्ड स्ट्रेटा कहते हैं। तो उन्हीं पे यह भार को स्थानांतरित करता है या ट्रांसफ़र करता है। तो अब टाइप ऑफ फाउंडेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ पाइल डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, है ना, कार्य के अनुसार पाइल के प्रकार। तो ये सब प्रकार हैं, जैसे कि बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल, शीट पाइल, बैटर पाइल, टेंशन और अपलिफ्ट पाइल, एंकर पाइल और फेंडर पाइल। तो एक एक को समझते हैं पहले। सबसे पहला है बियरिंग पाइल। तो इस पाइल का मतलब होता है कि जो पाइल नर्म मृदा में गाड़े जाते हैं तथा कठोर स्तर पर आधारित होकर, है ना, संरचना के भार को कठोर स्तर पर संचारित कर देते हैं, उन्हें धारक या बियरिंग पाइल कहा जाता है। ए डायग्राम देखेंगे अगर आप, तो उसमें दिख रहा है कि जो नीचे हार्ड स्ट्रेटा है वहाँ तक उस पाइल को डाला गया है और उसको उस पर रेस्ट कराया गया है ना। इसका मतलब है कि जो पूरा भार है वो उसके एंड पे है ना, इसीलिए उसको एंड बेयरिंग पाइल या बेयरिंग पाइल भी कहा जाता है या धारक पाइल भी कहा जाता है। दूसरा है फ्रिक्शन पाइल। तो जब मृदा काफ़ी गहराई तक नम होती है ना, नम होती है और नर्म भी होती है, काफ़ी लूज़ होती है काफ़ी, है ना, तो उस पर पाइल के ऊपर आ रहे भार पाइल की सतह तथा मृदा के नीचे उत्पन्न घर्षण के द्वारा संचारित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आजू बाजू वाली जो मिट्टी है वो घर्षण लगाती है पाइल पे, है ना। इसके द्वारा ही वो जो पूरा भार है संरचना का उसको स्थानांतरित या संचारित किया जाता है। इसी को आप फ्रिक्शन पाइल कहते हैं। ठीक है, अगली है कॉम्पैक्शन पाइल। तो जब शिथिल कणिकामय मृदा होती है, कणिकामय मतलब छोटे छोटे मिट्टी, रेत गिट्टी, ऐसी जो मिट्टी होती है जहाँ पे जो कण हैं वो काफ़ी
बारीक होते हैं और कसे हुए नहीं होते हैं ना, लूज होते हैं। मान लीजिए रेतीला कोई जगह है ना, रेतीली जगह, तो उधर पे क्या होता है कि आप कोई भी पाइल गड़ाएंगे अगर नीचे, तो उनको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन पाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक होल करते हैं और उसमें आप कोई भी पाइल जो है कंक्रीट या टिम्बर या किसी की भी पाइल आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आजू बाजू वाली जो मृदा है उसका संघनन हो जाता है ना, वो सब जो मृदा है वो आपस में जुड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने की वजह से वो क्या हो जाती है, लूज की जगह वो डेंस हो जाती है ना। पहले लूज थी वो, अब वो डेंस हो जाती है। और डेंस की वजह से क्या होता है कि वो जितना भी भार पड़ रहा होता है उसको वह सहन करने की उसको शक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से ये कॉम्पैक्शन पाइल बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है शीट पाइल। तो ये एक प्रतिरोधक दीवार की तरह रहती है ना। इसको वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे आपको मिट्टी को और पानी को अलग अलग करना होता है। ऐसी जगहों पे वहाँ पे शीट पाइल लगाई जाती है। ये स्टील की या किसी भी मटेरियल की चादर जैसी होती हैं और इनको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए किसी भी जगह को लगाया जाता है। ये कोई भार नहीं सहन करती क्योंकि ये काफ़ी पतली होती हैं, है ना। तो ये भार नहीं सहन करती, ये सिर्फ दो क्षेत्रों को अलग अलग बांटती हैं या किसी एक क्षेत्र को वो बंद करती हैं, है ना। अगर पानी, जैसे आपको पानी रोक के कहीं पे कुछ बनाना है तो आप क्या करोगे, शीट पाइल लगा दोगे और उसके बाद आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगला है बैटर पाइल। तो बैटर पाइल जो है वह किसी एंगल में गाड़ी जाती है ना। तो उसको क्या होता है, वह झुकी हुई टेढ़ी पाइल रहती है, जो कि क्या होता है आमतौर पर उन्हें धारक दीवार पुल के खंभों में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये नॉर्मल पाइल है, बस इसका जो एंगल है वो वर्टिकल की जगह इसको कुछ एंगल में झुका दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी लोड बेयरिंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़, अगर आजू बाजू से मिट्टी जो है वो निकलने की कोशिश करेगी तो वह उसे भी रोक लेती है। उसी को बैटर पाइल कहते हैं। ठीक है, अगला है टेंशन या अपलिफ्ट पाइल। तो ऐसी संरचना जो कि काफ़ी ऊंची रहती हैं, है ना, और जिनमें क्या होता है कि टेंशन डेवलप हो सकता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जैसे कि डैम में लगता है ना, नीचे से पानी का फोर्स लगता है जो कि क्या करता है, डैम को पलटाने की कोशिश करता है। उसी को, जो पलटाने वाला जो फोर्स रहता है उसी को अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। तो अगर ऐसी कोई संरचना है जहाँ पे ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, उसके लिए आप क्या करते हो, टेंशन या अपलिफ्ट पाइल बनाते हो, जो कि क्या रहता है, उनके सिरों पर आपको पाइल गाड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो अपलिफ्ट होने से, उखड़ने से बच जाता है या ओवरटर्न होने से बच जाता है। अगला है एंकर पाइल। तो इन पाइल को भी शीट पाइल की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। और इन पाइल को क्या किया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, मान लीजिए जैसे कि आपने इस डायग्राम में देख रहे हो, तो एक ये डेक है, समुद्री के किनारे एक डेक है या नदी के किनारे कोई डेक है, तो उससे ये पाइल बनाई जाती है ताकि जो पानी का तेज बहाव है वो उस संरचना तक ना पहुंच पाए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल जो तनाव रहता है उसको संभालने के लिए इसे लगाया जाता है। अगला है फेंडर पाइल। तो फेंडर पाइल जो होती है उसको पानी के किनारे बनी संरचना का जहाज इत्यादि द्वारा उत्पन्न पानी के इम्पैक्ट को संभालने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप दूसरे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो क्या होता है कि जब भी समुद्र में जो किनारा रहता है ना, और वहाँ पे अगर कोई नाव या जहाज आके रुकते हैं तो किसी डेक पे रुकते हैं, तो डेक को बचाने के लिए आप क्या करते हो कि आजू बाजू उसके ये बड़े बड़े खंबे जैसे गाड़ देते हैं, और इन्हीं खंबे को आप फेंडर पाइल कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब नाव उसके पास आके रुकेगी तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है वहाँ पे पानी की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है, संरचना भी हिलने डुलने लग जाती है। तो वो उसको रोकने के लिए जो आपने जो पिलर्स लगाते हैं, जो पाइल लगाते हैं, उन्हीं को आप फेंडर पाइल कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अब टाइप्स ऑफ पाइल डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अभी तक अपन ने जो पाइल देखी उनको जिस तरह से यूज़ किया जाता था, उनका जो कार्य था उस हिसाब से अपन ने डिवाइडेशन किया था। अगले में आप देखेंगे कि उनको जिन पदार्थों या जिन सामग्रियों से बनाया जा रहा है उसके हिसाब से आप इनका कैटेगराइजेशन करेंगे या फिर वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो सबसे पहले है टिम्बर पाइल,
दूसरी है कॉन्क्रीट पाइल, तीसरी है कॉम्पोजिट पाइल, चौथी है स्टील पाइल और लास्ट है सैंड पाइल। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टिम्बर पाइल। तो जब कोई बबूल, चीड़, साल या टीक इत्यादि से बने प्रकाष्ठ का उपयोग करता है ना, उपयोग करके ये पाइल बनाता है, तो उसे टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर पाइल बोलते हैं उसे, है ना। और यह कुछ डायमेंशन है उसके कि यह शीर्ष पर 30 से 40 सेंटीमीटर मोटा होता है और इसकी लंबाई जो है वो शीर्ष से 20 गुना अधिक रखी जाती है ना। ये तो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो अलग अलग जगहों पे आप ऊपर नीचे करके इन्हें बना सकते हैं। इनका सबसे अच्छा काम ये रहता है कि ये जो नॉर्मल टिम्बर रहती है, जो आपको पेड़ से बबूल, चीड़ या साल या टीक की लकड़ियों से मिल सकती है, तो उसकी मदद से आप क्या बना सकते हैं, ये टिम्बर पाइल बना सकते हैं। और इनको मृदा में जो गाड़ना है, मतलब मृदा में इनको जब गाड़ा जाता है तो ये आसानी से गड़ जाती हैं। और उसके लिए एक काम भी किया जाता है कि इनकी जो टिप होती है ना, जहाँ से इसको मृदा में गाड़ा जा रहा है, उस पर क्या करते हैं कि लोहे की एक कैप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी बचा रहता है और ऊपर से आप इसको ठोक के या किसी भी तरह से नीचे ज़मीन पे गाड़ सकते हैं। अगली है कंक्रीट पाइल। तो कंक्रीट पाइल आप लोग ने देखी होगी, बहुत जगह आपने देखी होगी, जैसे कि ओवर ब्रिज बनते हुए या फिर कहीं भी आपने हर जगह देखा होगा कंक्रीट पाइल। तो कंक्रीट पाइल भी दो तरीके की होती हैं। अच्छा, कंक्रीट पाइल में कंक्रीट तो हो गई, कंक्रीट से बनी होगी पाइल, तभी उसे कंक्रीट पाइल बोला जा रहा है ना। तो अब दो तरह की होती हैं। पहला होता है प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल और दूसरी होती है कास्ट इन सीटू पाइल। तो इस प्रीकास्ट में क्या होता है कि पहले से ही किसी फैक्ट्री में या साइट से दूर कहीं इन पाइल्स को बना लिया जाता है। पाइल क्या होती है, पाइल एक सिलेंड्रिकल शेप की कोई भी संरचना होती है ना, एक कॉलम है सिंपल सा, एक पिलर है सिंपल सा, तो उसको क्या किया जाता है कि पहले ही उसको बना लिया जाता है ना, कास्ट कर लिया जाता है उसे। और उसमें क्या किया जाता है, उसमें रीइंफोर्समेंट स्टील भी डाल दिया जाता, छड़ें भी डाल दी जाती है ना, जिसकी वजह से वह काफ़ी भारी जो भार है उसको लेने के लिए वह बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्री कास्ट, जिसको पहले से आप कास्ट कर लिया है आपने। और दूसरी होती है कास्ट इन सीटू। अब जहाँ पे उस पाइल की ज़रूरत है, अगर आप उस पाइल को वहीं बना रहे हो तो उसको आप बोलते हो कास्ट इन सीटू पाइल। जबकि अगर आप पाइल कहीं और बना रहे हो और उसको ट्रांसफ़र करके साइड पे लेके आ रहे हो, उसको बोलते हो प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल, है ना। अब कास्ट इन सीटू भी आप दो टाइप की बना सकते हो। पहले होता है केस्ड कास्ट इन सीटू और दूसरी होती है अनकेस्ड कास्ट इन सीटू। तो केस्ड में क्या होता है कि आप गड्ढा खोदते हो, है ना, उसके आजू बाजू लाइनिंग लगाते हो कोई, है ना। लाइनिंग का मतलब है कोई कवर लगाते हो जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो धंस के ना अंदर, है ना, तो उसके लिए आप कवर लगाते हो और उसके बीच में आप कंक्रीट भर देते हो। तो ये होता है केस्ड, है ना, उसको केस में बंद करा हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि खोदते वक्त आप खोदते जाते हो और उसमें केसिंग नहीं करते हो, उसमें लाइनिंग नहीं करते हो और उस गड्ढे को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है और उसमें डायरेक्टली कंक्रीट भर दिया जाता है। तो अनकेस्ड जो कास्ट इन सीटू पाइल है वो वहाँ लगाई जाती है जहाँ की जो मिट्टी है वो भसकती नहीं है इतनी ज़्यादा, जबकि केस्ड कास्ट इन सीटू वहाँ लगाई जाती है जहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती है ना। जैसे ही आपने थोड़ा गड्ढा खोदा और वो जो मिट्टी है बगल वाली वो गड्ढे में भरने की कोशिश करेगी आजू बाजू से निकल के, तो आपको कंक्रीट डालने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए आप क्या करते हो, एक केसिंग लगा देते हो गड्ढे के आजू बाजू, है ना। तो उसी को बोलते हैं केस्ड कास्ट इन सीटू। तो ये थी कंक्रीट पाइल। अब आती है कॉम्पोजिट पाइल। तो कॉम्पोजिट पाइल वह होती है जो कि लकड़ी और कंक्रीट दोनों की मिला के जो पाइल बनाते हैं उसको आप कॉम्पोजिट पाइल बोल देते हैं। अच्छा, कॉम्पोजिट पाइल में कोई भी दो मटेरियल को मिला के आप पाइल बना सकते हो सकता है आप स्टील और कंक्रीट को मिला के पाइल बना लो, है ना। तो आप किसी भी दो मटेरियल को मिला के पाइल बनाओगे तो उसे आप कॉम्पोजिट पाइल कहोगे। इसके बाद आती है स्टील पाइल, जो सिर्फ स्टील की रॉड्स या स्टील की पाइप का इस्तेमाल करके जो आप पाइल बनाते हो, पाइल तो भाई पाइप को ही पाइल बोलते हैं ना, उसको आप पाइल की जैसे इस्तेमाल करते हो, है ना, फाउंडेशन के नीचे उसको इस्तेमाल कर लेते हो, उसको आप स्टील पाइल कहते हो। वो जो पाइल है वो स्टील की पूरी स्टील की बनी रहती है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि वो पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो स्टील का रहता है ना। बाकी कंक्रीट और टिम्बर और कॉम्पोजिट पाइल के मुकाबले ये काफ़ी
महंगी पड़ती है। इसके बाद आती है सैंड पाइल। तो जैसे कि आपने कॉम्पैक्शन पाइल में पढ़ा था कि आप क्या करते हो कि जहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा लूज़ होती है ना, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अगर गड्ढा खोदोगे तो क्या होगा, आजू बाजू की मिट्टी जो है वो अंदर आने की कोशिश करेगी, तो आप गड्ढा खोद के उसमें बालू या रेत भरते जाते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी गड्ढा है वो जो है वो रेत से भरता जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, किसी वाइब्रेटर की मदद से उस रेत को अंदर तक धंसा देते हो। मतलब उसके बीच में जो भी कण बचते हैं, हवा के कण बचते हैं, उनको आप वाइब्रेट करके हवा को बाहर निकाल देते हो, और हर जगह जो वॉइड्स हैं उसकी जगह आप रेत के पार्टिकल्स को फिल कर देते हो। तो इसी को आप बोलते हो सैंड पाइल, जो रेत की मदद से बनाई जाती है ना। कॉम्पैक्शन पाइल को सैंड पाइल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अगला टाइप ऑफ फाउंडेशन, जो कि है केशन फाउंडेशन। केशन फाउंडेशन जो है वो बॉक्स फाउंडेशन, बॉक्स केशियन और ओपन केशियन या और तरह के हो सकते हैं। तो उसमें से अपन इम्पॉर्टेंट जो वेल फाउंडेशन है वो देख लेते हैं, बाकी इन्हीं इसी तरह से कुछ होते हैं वो भी सब। तो जो वेल फाउंडेशन होता है उसमें क्या होता है, ये भी एक पाइल फाउंडेशन जैसे ही है ना। इसमें बस ये है कि पाइल का जो डायामीटर है वो छोटा रहता है, और वेल फाउंडेशन, अब ये कुआं है समझ लीजिए आप, है ना। आप इससे पहले कॉलम की बात कर रहे थे, अब ये वेल है, मतलब इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी बड़ा होगा, है ना। उसी तरह से ये काम करेगा, लेकिन इसकी जो गहराई है वो पाइल से हो सकता है कम हो। तो जलग्रस्त बलुआ भूमि के लिए जिस पर भारी संरचनाएं निर्माण करती हों, है ना, यह नींव उत्तम रहती है, विशेष तौर पर जहाँ पानी के बहाव के कारण भूमि का कटाव होता है, यह नींव अपनाई जाती है। मान लीजिए जो पुल बनते हैं नदियों के ऊपर, है ना, उसमें यही नींव अपनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं, आप ज़मीन के नीचे काफ़ी कुआं जैसा कुछ खोद लेते हैं और उसको पूरा कंक्रीट से भर देते हैं, कभी कभी पूरा भर देते हैं, और कभी क्या करते हैं उसको आजू बाजू लाइनिंग करके उसमें स्टील के साथ कंक्रीट भर देते हैं। तो ये एक बड़ा सा कुआं जैसा कंक्रीट का आपके पास रहता है, फिर उसके ऊपर आप पाइल और पाइल कैप बना के ऊपर से ब्रिज बना देते हैं। तो ये होता है आपका वेल फाउंडेशन। तो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है डीप फाउंडेशन, जिसमें पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन पढ़ लिया है। थैंक यू।